अलजेब्रा का दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें टोटल अलजेब्रा में 4 चैप्टर है, 20 मार्क्स का ये होता है अलजेब्रा, जिसमें पॉलिनोमियल हमने पहले ही कवर कर रखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सो थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तो पॉलिनोमियल 4, ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें तो ये आपको अप्रॉक्स 6 नंबर का देखने को मिलेगा, 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 6 मार्क्स में एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, एक या 2 एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर एक 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो किसी भी तरीके से 5 मार्क्स 1 मार्क्स करके ये पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ये 3 मार्क्स और 3 एमसीक्यू डाल के पूछ सकते हैं। वो डिपेंड करता है, या तो 5-1 का किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं। सेम थिंग आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी होगा, 6 मार्क्स कवर करेंगे वो, ठीक है। और एपी के साथ जो है वो 4 मार्क्स, आपको 4 मार्क्स देखने को मिलेगा। 4 मार्क्स का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पेपर का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। एपी का वेटेज कम है, इसमें थोड़ा सा कम है। जनरल इक्वेशन और सम ऑफ सीरीज पे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये सम ऑफ सीरीज पे क्वेश्चन पूछ देंगे। तो 4 to 5 मार्क्स का ये देखो, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, फ्लैक्चुएट करेगा। हो सकता है ये पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का ना 6 मार्क्स का पूछ दें, तो ऊपर नीचे होगा। एक 20 मार्क्स का बाइफर्केशन है कि किस तरीके से वो पूछेंगे, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। अभी तक जो आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते आए हो वो क्या है, और यहाँ पे जो पढ़ना है वो क्या है। थोड़ा सा इसके नाम पे अगर जाओगे सिलेबस में देखोगे तो लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर। इट मींस पेयर खुद ही क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन तो मिलने वाले हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन मिलने वाले हैं, तो उन दोनों इक्वेशन के क्यों यहाँ पे 2 इक्वेशन है। अभी तक तो हम एक सिंगल इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है, ग्राफ क्या कहता है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा देख लें कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, है ना, और पीवाईक्यूज कैसे करेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ग्राफ के बाद हम लोग मेथड्स देखेंगे, मेथड्स के बाद इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ होते हैं उसको देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि कोई काम आप 10 दिन में किए तो 50 दिन में या 18 दिन में कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कितने घंटे या कितने दिन में करेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नाउ इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है हमारे पास पीवाईक्यूज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर को कवर कर रहा होगा, बोर्ड के पैटर्न पे होगा, बोर्ड का क्वेश्चंस होगा, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये 15 क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो तो प्रोबेबिलिटी इसकी है कि आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली सेल कर जाओगे, इजीली सॉल्व कर जाओगे, आप सेल हो जाओगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। सो अगर आप यहां पे देखो तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। पेयर का मतलब हो गया 2, लीनियर का मतलब हो गया एक तो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, सो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के 2 इक्वेशंस हमें मिलेंगे इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उनमें इक्वेशन में भी क्या होगा, 2 वेरिएबल होगा जैसे x और y, ठीक है। एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे आपको। सो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो आपको मिलता था पहले, जो आपने पढ़ा था, जो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, वो कैसा होता था और उसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। सो देखो 1 वेरिएबल जो होते हैं और जो 2 वेरिएबल होता है, ठीक है, दोनों को डिस्कस कर ले क्या डिफरेंस है दोनों में। सो 1 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax plus by equals to ax plus b equals to 0 होता है, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे आपको वेरिएबल कितने देखने को मिलेंगे, एक वेरिएबल देखने को मिलेगा, ठीक है।
नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल देखने को मिल रहा है। सो ये वन वेरिएबल हो गया और ये टू वेरिएबल होगा। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। एक डिफरेंस और है ग्राफ को लेके। जरा अगर इसका ग्राफ बनाया जाए वन वेरिएबल का, तो पैरेलल टू ये क्या है आपका x एक्सिस, इसको बोल देंगे x डैश एक्सिस, दैट इज दिस इज y एंड दिस इज y डैश एक्सिस। डिफरेंस क्या है, x एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन जा रहा है, सिर्फ एक एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक एक्सिस को कट कर रहा है, तो वो वन वेरिएबल का ग्राफ है, ठीक है। या फिर वो सिर्फ x एक्सिस को कट कर दे, अभी ये y को कट कर रहा था, x एक्सिस के पैरेलल था, अब ये क्या किसको कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है और y के पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं वो वन वेरिएबल के ग्राफ होते हैं, ठीक। और वहीं टू वेरिएबल को अगर देखा जाए, टू वेरिएबल को हम लोग देखते हैं। सो टू वेरिएबल में क्या होता है, वो x देखो y को भी कट किया और ऐसे ही पास करते हुए x को भी कट कर जाए, यानी y पे भी कहीं कट करेगा और x पे भी कहीं कट करेगा। तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। और कंडीशन एक चीज और है, क्या है कि उसमें कितने स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, तो दो स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। एक तो ये सिंगल है, दूसरा एक हो सकता है कि ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, यहाँ कहीं कट कर दिया और ये दोनों यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ऐसे दो लाइन होंगे जो आपस में कहीं ना कहीं कट भी करेंगे और उसके साथ साथ दोनों एक्सिस को टच करेंगे, x को भी टच करेंगे और y को भी टच करेंगे, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप ये दोनों बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का। नाउ स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक ग्राफ को पहले देखेंगे हम लोग, फिर मेथड्स को देखेंगे। पहले ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ग्राफ आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, है ना, क्लास 6, 7, 8 से ग्राफ बनवाया जा रहा है आपसे। सो मैं अगर एक कार्टेशियन सिस्टम ले लूं, ठीक है, एक कार्टेशियन सिस्टम ले लेता हूं। सो इस कार्टेशियन सिस्टम पे 3-4 तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर चेक किया जाए तो 4 तरीके से ग्राफ हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस है, इसको x डैश एक्सिस बोलते हैं, y और y डैश एक्सिस बोलते हैं। एक तरीका हमारे पास क्या है कि x एक्सिस के जस्ट पैरेलल बना दें, ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास y एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक लाइन इधर चाहे इधर बना दें, ठीक है। x एक्सिस के भी इधर या इधर आप बना सकते हो, पैरेलल ऊपर नीचे कहीं पे भी बना लो। सो अगर पैरेलल जाता है तो उस कंडीशन में वो टू वेरिएबल के ग्राफ नहीं कहलाएंगे, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो दो तरीका हमारा हट गया। अब बचता है हमारे पास टोटल 3 तरीका। पहला तरीका क्या है कि कोई लाइन जा रहा है और दूसरा लाइन उसको कट कर दिया किसी पॉइंट पे, ठीक है। सो दो वेरिएबल के अगर जो इक्वेशन है तो उसमें दो इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो पहले वाले लाइन का अगर इक्वेशन देखें, ठीक, तो पहले वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, ठीक है। और दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा a2x plus b2y plus c2 equals to 0। एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये दोनों लाइन आपस में कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं एक पॉइंट पे कट किया तो एक ही सॉल्यूशन देगा x के लिए और एक सॉल्यूशन देगा y के लिए, यानी कि इसका नाम दूसरा क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन जो होता है इसको हम वन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन देता है तो हम वन सॉल्यूशन भी इसको बोल देते हैं ना। अब बात आती है इसके कंडीशन की। मान लीजिए आपको ग्राफ ना दे, सिर्फ इक्वेशन दे देता है और आपसे बोलता है बताओ किस तरीके का ग्राफ है, तो फिर आप कैसे बताओगे। तो इसके लिए कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अगर ये a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के बराबर ना हो तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरे तरीके पे आते हैं, ठीक।
इसका दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका है कि एक लाइन जा रहा है, ठीक है, एक कोई लाइन जा रहा है, उसके पैरेलल कोई दूसरा लाइन चला जाए, ठीक है, दूसरा लाइन उसके पैरेलल चला जाए। एक और तरीका है हमारे पास, तो वो तरीका क्या है कि एक लाइन जा रहा है और उसी के ऊपर एक लाइन और जा रहा है ना। तो हमारे पास टोटल 3 तरीके के ही ग्राफ होते हैं 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में हमारे पास 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, एक हमने पढ़ लिया, बाकी 2 को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दूसरा वाला ग्राफ को डिस्कस करेंगे, उससे पहले इरेज कर देंगे। सो अब दूसरे वाले तरीके की बात करेंगे। सो देखो, हमने फिर से कार्टेशियन सिस्टम ले लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक लाइन जा रहा है, उसके ऊपर दूसरा लाइन क्या हो रहा है, उसी के ऊपर से दूसरा लाइन जा रहा है, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में ऐसे लाइन को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया, ठीक है, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। और ऐसे कंडीशन में देखो, एक लाइन का ग्राफ क्या है, a1x, दूसरे वाले का b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरे वाला लाइन का ग्राफ a2x प्लस b2y प्लस c2 है, ठीक है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो देखो, एक लाइन जो होता है वो बहुत सारे डॉट यानी बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है, ठीक है। और वो उसी के ऊपर क्या कर रहा है, उसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, उसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो कितने पॉइंट पे टच करेगा, तो वो जो टच करेगा इस लाइन पे, दूसरे वाले लाइन जो है वो कितनी बार टच करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बने और हम गिन नहीं सकते। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से क्या हुआ, उसको कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका कोइंसिडेंट लाइन का एक दूसरा नाम क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कंडीशन भी बोल देते हैं। और ऐसे कंडीशन में देखो, अब आपको फिर से वही बात आ गई कि 2 इक्वेशन दे दे और पूछे किस तरीके का ग्राफ है, तो यहाँ पे इसका कंडीशन क्या होगा कि अगर उस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, और अगर नहीं करता है तो ये कोइंसिडेंट लाइन नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। अगर ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी ये a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर हो और c1/c2 के भी बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको देता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है तीसरा तरीका। तीसरा क्या है, तो तीसरा जो पैरेलल वाला था ग्राफ, उसको देखेंगे। सो थर्ड ग्राफ की बात करते हैं अब नाउ। अब तीसरे ग्राफ की बात करेंगे। सो तीसरा हमारे पास आ जाता है क्या, कि एक जा रहा है और उसके पैरेलल दूसरा भी जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा भी एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइन बोल देंगे, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, ऐसे कंडीशन में एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे हैं, कहीं टच नहीं कर रहे हैं, तो इट मींस ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन होगा। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई x की वैल्यू नहीं, कोई y की वैल्यू नहीं। a1x b1 y plus c1 equals to 0। दूसरे वाले के लिए a2x plus b2y plus c2 equals to 0, ठीक है। सो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई टच ही नहीं कर रहे हैं, तो कंडीशन अगर 2 इक्वेशन देते तो ग्राफ पता करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, बट c1/c2 इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये इक्वल हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर ये इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन हो जाएगा, सॉरी कोइंसिडेंट वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो है कोइंसिडेंट से अलग कैसे है, तो b1 और c1 इक्वल नहीं होंगे, उसमें b1 c1 भी इक्वल होते हैं। सो ये था तीसरा ग्राफ हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन तीनों ग्राफ पे कर लेंगे, ठीक है, ताकि ग्राफ के कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो चीज क्लियर हो जाए। ग्राफ पीछे हम लोगों ने ग्राफ को देखा था,
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कुछ इक्वेशंस ले रखे हैं यहाँ पे। इन इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आप इक्वेशन से ग्राफ को कैसे समझ सकते हो। तो देखो ये आपको दे रखा है ना। जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। सो जरा इससे आप कंपेयर करो इसको, तो आगे x के क्या है 1 है, तो इसका a1 अपॉन a2 अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, तो b1 अपॉन b2 हो जाएगा -3/5, ठीक है। तो क्या 1/3 -3/5 के बराबर है, नहीं है। तो इस कंडीशन में ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है ना। तो ये वो कंडीशन फॉलो कर रहा है, और जब भी ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो उस कंडीशन में हम कह देते हैं कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। यानी यूनिक कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है, ठीक है। नाउ सेम थिंग दूसरे वाले के साथ करेंगे। तो इसका a1 अपॉन a2 2/4 है, b1 अपॉन b2 1/2 है, 1/2 है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब c1 अपॉन c2 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10 दे रखा है, -5 अपॉन -10 दे रखा है। अगर आप इसको भी देखो तो 5 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन में 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तीनों कंडीशन में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, यानी कि कंडीशन वेरीफाई कर रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 का, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन में हम कह देते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सेम काम हम लास्ट वाले के साथ करेंगे। हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ थे, इसलिए हमने 3 डिफरेंट इक्वेशंस उठाया है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, x के आगे तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। क्या 1/3 इक्वल है -3/9 के, -9 के, ठीक है। और क्या ये इक्वल है -3/-2 के, -3/-2 के। तो जरा देखो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे तो आ रहा है, 1/3 यहाँ पे आ रहा है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट 3/2 यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो क्या हमको देखने को मिला, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 बट इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। ये दोनों इक्वल है बट ये वाला इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हो रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे कंडीशन में हम क्या कह देते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है। और पैरेलल लाइन का कंडीशन जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन, यानी कि आपको कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप ये 3 इक्वेशन आपको कंप्लीटली ग्राफ को तैयार करा रहे होंगे, कंप्लीटली ग्राफ आपको समझा रहे हैं, है ना। और आपको अब ग्राफ को लेके तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि कौन सा ग्राफ क्या कंडीशन और किस तरीके से होता है, ठीक है। सो अब सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई। अब देखो इक्वेशन 2 तरीके से यहाँ पे देखने को आपको मिला। क्या मिला, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी ये दोनों सॉल्यूशन दे रहे हैं और ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। तो यहां से इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 तरीके के हो जाते हैं। एक जो हो जाता है सॉल्यूशन देने वाला और एक हो जाता है सॉल्यूशन नहीं देने वाला। तो इसके टाइप को देखेंगे और उसको समझेंगे, फिर हम लोग मेथड्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, है ना। पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर कर ले, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। सो देखो
लीनियर इक्वेशन अब दो तरीके का हमारा हो जाता है। पहला हो जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम्स और दूसरा हो जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम कहता है आपसे कि ऐसे कोई दो लीनियर इक्वेशन जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन आए। क्या है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आपको मिले ही। ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन आने चाहिए। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपसे कहता है नो सॉल्यूशन, यानी आपको अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे इक्वेशन को आप इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट कह सकते हो। कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन का जो पार्ट है वो एक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अब आपके पास दो चीजें हैं। पहला क्या है? पहला जो है आपके पास वो है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ। ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाला एक सॉल्यूशन तो दे ही रहा था ना, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा आपके पास आ जाता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला। एक सॉल्यूशन दे रहा है और ये बहुत सारे सॉल्यूशन दे रहा है। वहीं अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें तो आपके पास क्या आ जाता है? केवल एक ही आता है, दैट इज व्हाट? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ये आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। तो पैरेलल लाइन वाला जो था वो एक भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा था, तो आप उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं। और कंसिस्टेंट सिस्टम में इंटरसेक्टिंग और आपको कोइंसिडेंट लाइन वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखो, जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं ना, जो भी हम मेथड सॉल्व करने के लिए, ये सॉल्यूशन तो देगा ही नहीं, तो इसको सॉल्व ही क्यों करेंगे जब देगा ही नहीं। तो इसको केवल ग्राफ तक की बात थी इसकी, अब इसको आप छोड़ देंगे। ग्राफ के अलावा ये आपसे सॉल्यूशन वाले पार्ट में नहीं आने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, तीन मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ दो मेथड है। ठीक है, सो जो पहला मेथड्स की बात करें अगर हम लोग, हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं? ठीक है, किसको सॉल्व करने के लिए? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास पहला मेथड आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा हमारे पास आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ना ही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप भूल जाइए। हमें पढ़ना है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। देखो, बहुत आसान मेथड है। ठीक है, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये क्या कह रहे हैं? वैल्यू को क्या कर दूं? सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल सा होता है। सिंपल मतलब क्या है इसका? एक से निकालो दूसरे में रख दो, है ना? कहीं से निकालो और कहीं पे जोड़ दो, कहीं से उठाया और कहीं पे रख दिया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। बस इतना ही करना है। एक इक्वेशन से निकालना है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, बहुत आसान। दूसरा हमारे पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, काट देना, काट उठ के खत्म कर देना। ठीक है, तो यहां तुमको मजा आएगा, है ना? काटो जितना काट पाते हो, तो इसको काट पाट के छोटा करना है बस। तो दोनों मेथड आपके बहुत इजी है, सिंपल मेथड है। हम लोग अब मेथड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फटाफट मेथड निपटाने के बाद से क्वेश्चंस करते हैं, मजा आने वाला है इस वीडियो में। सो देखो, थोड़ी सी बात करते हैं मेथड समझने से पहले, है ना, कि मेथड हमें क्यों सीखना है, मेथड हमें क्यों दिया गया है। हम मेथड के अलावा हम ऐसा क्या था कि हम ग्राफिकल मैथ जो यूज कर रहे थे, ग्राफ से हम जो काम कर रहे थे, वो काम हम ग्राफ से ही क्यों ना कर दें? क्यों हम मेथड को पढ़ें? हम क्यों मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करें? देखो, जब भी हम ग्राफ को देख रहे थे तो वो x और y को टच कर रहा था। आप सिंपली कह सकते हो कि अगर हमें ये पॉइंट पता चल जाए जहां पे x पे टच कर रहा है, जहां y पे टच कर रहा है, तो इक्वेशन ax plus by plus c is equals to 0 होता है ना? अगर मैं आपसे कह दूं ये x की वैल्यू आपको पता चल जाए तो पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पता चल जाए पुट कर दीजिए। पुट करके आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा मेथड, दो ठो अलग अलग मेथड आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? और लगभग आपके एक्सरसाइज में अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा है, 50-60 क्वेश्चन, उसको क्यों सॉल्व करोगे, है ना?
अगर आप देखो लिनियर इक्वेशन पे तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको कम पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो आपके पास ये ग्राफिकल मेथड छोड़ के आपको मेथड क्यों सिखाया जा रहा है? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है कि ग्राफिकल मेथड में जब हम जाते हैं, है ना, तो हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है, पॉइंट्स की लिमिटेशन आ जाती है। तो वो पॉइंट्स जो है आपको कुछ रूट में मिल सकते हैं, हो सकता है x की वैल्यू रूट में मिल जाए, रूट x टाइप का, या रूट 3, रूट 5, रूट 7, हो सकता है आपको वो पॉइंट से मिल जाए -1.35 मिल जाए, है ना, फ्रैक्शंस में मिल जाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ऐसे वैल्यूज आने लगे, ऐसे पॉइंट्स आपके पास आने लगे जिसको आप सॉल्व करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं होगा क्योंकि रूट की एक देखो सॉल्व तो कर सकते हो आप, फिर रूट की वैल्यू पुट करोगे, रूट की वैल्यू निकालोगे पहले, फिर पुट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत लेंथीएस्ट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, हम ग्राफ को ग्राफ तक सीमित रखें, बस ग्राफ इक्वेशन मिला ग्राफ बना दिया, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन मिला तो टाइप ऑफ ग्राफ बता दिया, बस वहीं तक रखें। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अगर रूट में भी आता है तो भी हम यहाँ पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो हम लोग मेथड को देखेंगे। हमने जैसा भी बात किया, दो मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों पढ़ना है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। देखो हमारे पास दो इक्वेशन मिलेगा हमें, ठीक है। एक इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें क्या करना है, एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट कर देनी है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो, वैल्यू को पुट करो, यानी यहां से निकालो और यहां पे पुट कर दो, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीका है, वही करने वाले हैं हम लोग यहां पे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपके हाथ में है कि x या y में से किसी एक को रोक लो, बाकी को भेजना है, ट्रांसपोज कर देना है। मैं x को रोकता हूं तो a1x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b1y माइनस c1 हो जाएगा, ठीक है। हम फिर लिखेंगे a1x इज इक्वल्स टू, यहां से माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा b1y प्लस c1, ठीक है। यहां से a1 को आप इधर भेज दीजिए तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b1y प्लस c1 अपॉन a1। देखो भाई मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, हमें मिला x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आपको लेनी है और क्या कर देनी है, इस वाले इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 में जहां x है वहां रख देना है a2, यहां पे क्या कर देना है, माइनस b1y प्लस c1, b1y प्लस c1 अपॉन a1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो इस पूरी इक्वेशन से x गायब हो गया, क्या हो गया है, x पूरा गायब हो गया है, सिर्फ y बचा है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से y की वैल्यू मिलेगी, यहां पे x की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पे y की वैल्यू मिल गई। तो ये हमने अभी तक क्या किया, हमने किया एक जनरल फॉर्म से। मैं आपको इसी मेथड को क्या कर रहा हूं, एक इक्वेशन लेके, एक क्वेश्चन लेके, हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन लेके इस मेथड को कर लेते हैं, तो आपको पूरी तरीके से दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अभी अगर नहीं समझ में आया तो अब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं बोर्ड का इसके ऊपर। एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब भी आपको दो इक्वेशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि आसानी से हम किसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो अगर ऊपर वाले में से हम वैल्यू निकालने जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है रेदर देन सेकंड वाले पार्ट। यहां कंपैरिजन करना है इन्हीं दोनों में, किसी तीसरे क्वेश्चन से कंपैरिजन नहीं करना है। अरे वो वाला क्वेश्चन आसान था तो ये वाला वैसे ही करेंगे, वैसे नहीं। ये वाला क्वेश्चन वैसे नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन में पहले कंपैरिजन करना है आपको। कंपैरिजन करने के बाद आपको देखना है कि आसान कौन सा है दोनों में से, वहां से।
दूसरा वाला इजी लग रहा है, क्यों इजी लग रहा है? तो देखो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इस 2 को उधर भेज देंगे तो बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2। तो आपके पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। यहां से y को उधर भेज दें तो x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाता है 1 प्लस y। क्या मिल गया? x की वैल्यू 1 प्लस y मिल गया। ठीक है, अब हम दूसरा वाला इक्वेशन उठाएंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन था हमारे पास। जहां x है वहां क्या रख दीजिए 1 प्लस y। 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमने क्या किया, यहां से वैल्यू निकाला। आप नीचे लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे इन इक्वेशन 1। ठीक है, कॉमा वी गेट। सो हम यहाँ पे 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से हो जाएगा 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, और ये हो जाएगा आपका 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, देन 7y इज इक्वल्स टू क्या? 7। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 7 अपॉन 7, और y की वैल्यू आपको मिल गई क्या? 1। और जैसे ही y की वैल्यू 1 मिली तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 3 मानेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ बीच में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू था 1 प्लस y, तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू भी मिल गई आपको और y की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, सो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत इजी मेथड है ना। सो इतना ही इजी, इतना ही सिंपल होता है इस लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस। आपको बहुत आसानी से ये आपको 5 से 6 नंबर दे के जाएंगे, है ना। सो नेक्स्ट मेथड अब देखेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। एलिमिनेशन मेथड देखो मैं जनरल फॉर्म से नहीं समझाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे जनरल इक्वेशन लेके सब्स्टिट्यूशन समझाया था वैसे इसको लेके नहीं समझाऊंगा। और हम लोग क्या करते हैं, जो पहला क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन किया, पीछे जो क्वेश्चन किया है सब्स्टिट्यूशन से, उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं एलिमिनेशन से। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू उसमें आई थी 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 1। ठीक है, सेम इक्वेशन उठाते हैं। इक्वेशन क्या था? 3x plus 4y is equals to 10 और 2x minus 2y is equals to 2। ठीक है, ये इक्वेशन था। सेम इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से करके देखते हैं हमारा आंसर वही आता है या नहीं आता है। और इस तरीके से आप मेथड भी सीख जाओगे और एक वेरीफाई हो जाएगा कि हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ देखो क्या करना है। आपको सिंपल सा तरीका अपनाना है। सिंपल तरीका क्या है कि x या फिर y दोनों में से किसी एक को इक्वल कर दो। इक्वल कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो आपको क्या करना है, x और y। तो एक बात मेरी मान लो, कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने जाना एलिमिनेशन से, तो ध्यान देना कि एक प्लस और दूसरा माइनस में दिया है तो उसी को इक्वल करना। अगर ये दोनों प्लस में है, ठीक है, तो इनको इक्वल मत करो। दोनों माइनस में है तो भी इक्वल मत करो। अगर ये दोनों प्लस या माइनस में है तो इक्वल कर दो। दोनों माइनस में है तो भी इक्वल मत करो। दोनों प्लस में है तो भी इक्वल मत करो। ठीक है, अब अगर मान लो पूरा इक्वेशन ही प्लस में दे रखा है तो उस कंडीशन में तुम किसी को भी इक्वल कर लो, x को या y को। ठीक, और अगर आपको दोनों सब माइनस में दे रखा है तो भी आपके ऊपर है कि आप किसको इक्वल करना चाहते हैं, है ना। लेकिन मेरा सजेशन सिंपल सा ये है कि अगर ये प्लस माइनस में दे रखा है तो इसको इक्वल करो, और ये प्लस माइनस में दे रखा है तो इसको इक्वल करो। करेंगे कैसे इक्वल? तो इसके आगे वाली वैल्यू जो है, इसके आगे 2 है तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके आगे 4 है तो इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? सिर्फ क्या करना है कि इसके आगे जो इसका कोफिशिएंट है और इसके आगे जो इसका कोफिशिएंट है उसको दूसरे वाले इक्वेशन से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यही काम करने वाले हैं। सिंपल तरीके से देखेंगे। देखो क्या करना है आपको। सो पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8y और 10 2 जा 20। ठीक है, हमारा मल्टीप्लाई हो गया पूरा इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8x माइनस 4 2 जा 8y
इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो प्लस माइनस में यहां पे जरा सोचो, एक प्लस का 8 है और एक माइनस का 8 है। ठीक है, इन दोनों को 8 प्लस माइनस 8 करोगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आएगा। एक कंडीशन ये हो गया। अगर आप 8 माइनस और माइनस 8 करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8 और ये हो जाएगा 16। यानी कि अगर आप प्लस करते हो तो 0 हो रहा है और माइनस करते हो तो ऐड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों को प्लस करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस लगाइए। इन दोनों को जैसे ऐड करोगे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। फिर 6 और 8 ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं आपके 14x। और इधर देखो 20 प्लस 8 मिलके हो गए 28। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सो अब आपके पास आ गया 14x इज इक्वल्स टू 28, देन x इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 14। सो इस तरीके से x की वैल्यू आपको मिल गई 2। 14 2 जा 28। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया कि कैसे x की वैल्यू निकलेगी। अब x की वैल्यू निकल गई आपके पास, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन था मल्टीप्लाई करने से पहले जो इक्वेशन था, उस दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाओ, उसमें पुट कर दो, है ना। हम पहला वाला उठा लेते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है। x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाता है 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, then 4y is equals to 10 minus 6, then 4y is equals to आपके पास आ जाता है 4। सो इस तरीके से y is equals to क्या हो जाएगा, 4 upon 4 और y की वैल्यू आ गई 1। तो देखो आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लो चाहे आप एलिमिनेशन से कर लो, आंसर दोनों के कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, आंसर चेक करो 2 और 1, चेक करो 2 और 1 पहले भी आया था। आई होप मेथड समझ में आया। मेथड को फिर से रिपीट करते हैं। क्या करना है आपको, मेथड में क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, इस क्वेश्चन में से किसी या तो x x को इक्वल कर लो या तो y y को। करना कैसे है, तो उसके आगे वाले वैल्यू, अगर y के आगे वाले वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करोगे और तो ये दोनों में y इक्वल होगा, x वाले से करोगे तो x इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल करने के बाद इक्वेशन लिख लो, उसके बाद से आप डिसाइड कर लो कि प्लस करना है या माइनस। कैसे डिसाइड होगा, तो आपको हमने चेक करने का तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे सिंपल तरीका है प्लस माइनस माइनस, खत्म हो गया, 0 हो गया। अगर दोनों माइनस के होते तो उनको क्या कर दो, तुम माइनस कर दोगे तो एक प्लस का हो जाएगा और दूसरा माइनस का हो जाएगा, तो भी कैंसिल हो जाएंगे। सो ऐसे कैंसिल करने के बाद आपको एक ना एक वैल्यू x या y की मिल जाएगी, जिसको भी आप इक्वल करोगे उसके जस्ट अपोजिट वाला वैल्यू मिलता है। y को हमने इक्वल किया तो x हमें मिला। ठीक है, फिर वो वैल्यू उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में, अच्छा इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। ये अगर मैं दूसरे वाले में पुट किया होता ना, आप पुट करके चेक करना तो भी आंसर 1 ही आता y का, है ना। तो दूसरे में किसी में भी पुट कर लीजिए, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सो ये आपके पास एक सिंपल तरीका था एलिमिनेशन मेथड का। आई होप दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर अब मैं थोड़ा सा डिस्कस क्या कर लेते हैं, हम लोग एक डिस्कशन हम लोग करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन आपको हर बार एक जैसा नहीं दे देगा, उठा के आप सॉल्व कर दीजिए। अगर एक जैसा क्वेश्चन देता तो इतना आसान था, सारे बच्चे बहुत अच्छा खासा नंबर गेन कर लेते, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे आप चेंज करोगे, कैसे आप बनाओगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो देखो क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, आपको देख के लगेगा कि ये क्वेश्चंस रिड्यूसिबल फॉर्म के हैं और आपके सिलेबस के रहेंगे, बट ये क्वेश्चंस रिड्यूसिबल फॉर्म के तो हैं, ये तो ठीक है कि ये रिड्यूसिबल फॉर्म के क्वेश्चन हैं, बट ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे के बोलेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से करो, है ना। तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है, आपको लगेगा अरे सिलेबस में नहीं है, हम रिड्यूसिबल फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड में ये देगा, बोर्ड में ऐसा दे सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार ट्राई करते हैं, ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, कोई 2015 में पूछा है, कोई 2010 में पूछा है ना, ये 10 में पूछा था क्वेश्चन। देखो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या करना है, पहला काम सॉल्व करने से पहले हमें लेट करना है। लेट हमें वेरिएबल कहां दिया है, अपॉन में दिया है, वेरिएबल
अपॉन में दिया है। देखो वेरिएबल अपॉन में आपको दे सकता है 1/x या 1/y, या फिर जैसे ये दिया है 1/x माइनस 1, 1-x/(x-3), 5, 7 कुछ भी दे सकता है। वो इसका प्रॉब्लम है, वो बोर्ड के प्रॉब्लम है कि वो दे क्या रहा है। आपको आना चाहिए कैसे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को वो दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं, आपको रिड्यूस करना आना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर देंगे, 1 में दिया हुआ है, हम उसको लेट कर लेंगे 1/x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए u, है ना। आपका जो नाम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट भी मान सकते हो, है ना, जो मन करे वो मान लो, t मान लो, z मान लो, है ना, वो आपके ऊपर है। बट आप x नहीं मान सकते, आप इसको y नहीं मान सकते, क्योंकि x और y यहाँ पे वेरिएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस वो छोड़ के चाहे जो मन करे वो मान, ठीक। तो 1/x को आपने u मान लिया, y तो अपॉन में था नहीं, तो y को हम मानेंगे ही नहीं, y को वही रहने देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन को जरा देखो कैसे चेंज हुआ। ये इक्वेशन बन गया 4, 1/x लिखा था, तो 1/x की जगह पे ही मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखना है आपको, 1/x की जगह पे आपको लिखना है u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, और ये वाला हो जाएगा 6u माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5। अब आपके पास वो इक्वेशन आ गया जो इक्वेशन आप सॉल्व करना चाहते हो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से। तो अब आप इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दीजिए, u की वैल्यू आएगी। अब देखो लास्ट में आपको क्या करना है, मान लो 1/x इज इक्वल्स टू, आपने u माना, इसको 3 मान लेते हैं, 1 दे दिया, अगर लास्ट में आ जाता है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 1/x इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में बस आपको इतना ही करना है कि ये u की वैल्यू जो भी आएगी उसको वहां से x में पुट करके 1/x जो आपने लेट किया है वहां पर रख के x की वैल्यू निकाल लेना, बस इतना ही करना है, ठीक है। नाउ अब आती है इस क्वेश्चन की बात। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, देखो 1/x यहां भी दिया है, 1/x-1 यहां भी दिया है, y-2, यानी आपको पूरा लेट करना है। क्या लेट करना है, 1/x-1 इज इक्वल्स टू u और 1/y-2 इज इक्वल्स टू v, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को u और v पुट करके क्या करना है, u और v समझ के आपको सॉल्व करना है ना। u और v समझ के सॉल्व करोगे कैसे, तो ये इक्वेशन चेंज होके बन रहा है 5u, क्या बन रहा है 5u प्लस 1v इज इक्वल्स टू 2, और ये वाला इक्वेशन बन रहा है 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी कर लीजिए, आपके ऊपर है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर क्या करना है, तो जो भी u की वैल्यू आएगी वो यहां पुट कर दीजिए, फिर आपको ये इक्वेशन इसको इधर भेज के और यहां से एक इक्वेशन बना लीजिएगा, यहां पे भी v पुट करके एक इक्वेशन बना लीजिएगा, दोनों इक्वेशन को नॉर्मली फिर सॉल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो दोनों कंडीशन उठा के क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चन को जो बोर्ड में पूछा है वो कराऊंगा। अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको चेंज करना है, एक नॉर्मल इक्वेशन बनाना है और उस नॉर्मल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब बात आती है एक बहुत बड़े धमाके की, है ना। एक है स्पेशल कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन है, उस स्पेशल कंडीशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो स्पेशल कंडीशन बोर्ड में आता है, बोर्ड वो बीच बीच में देता रहता है, हर साल नहीं देता, देता रहता है टाइम टाइम पे, ठीक है। स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे तो ये है हमारा स्पेशल केस, और ये तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए बहुत काफी है, ठीक है। क्यों काफी है, क्योंकि इसको तुम एलिमिनेशन से कर लो, इसको तुम सब्स्टिट्यूशन से कर लो, चाहे तुम कोई भी मेथड लगा लो, तुमको आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तुमको आंसर कभी भी मिलेगा ही नहीं, इसको करते रह जाओगे, सॉल्व करते रह जाओगे, 5 पेज भर जाएगा लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, ऐसे स्पेशल कंडीशन में देखो क्या कैसे पहचानेंगे पहले, तो जो x के आगे है वही यहाँ पे y के आगे होगा, और जो यहाँ पे y के आगे x के आगे है वो यहाँ पे y के आगे होगा, यानी जस्ट क्रॉस में आप देखो, अगर क्रॉस में वैल्यू सेम है, क्रॉस में वैल्यू सेम है तो ये कहलाता है स्पेशल केस, स्पेशल कंडीशन क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, पहला काम करना है ऐड और दूसरा काम करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, एक बार इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे ये हो गया 10 8x 80x
ये भी हो गया 80y और ये आपका हो जाता है 10 4 240। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार ऐड कर दिया, ऐड किया तो हमें एक इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है फिर हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 37 में से 43 अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6 माइनस का 6x, है ना, माइनस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6x 6y और इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 में से 7 गया तो आपको बचेगा 6 यानी कि ये हो गया 6। अब यहां से 6 को कॉमन ले ले, 6 को कॉमन ले ले क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। एक इक्वेशन ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार हमने दोनों को ऐड किया है, एक बार हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अब आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो, अब आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस में सिर्फ ये काम करना है आपको, अदरवाइज आपको काम नहीं करना है। स्पेशल केस पहचानेंगे कैसे, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो इसका कोफिशिएंट होगा और इसका जो कोफिशिएंट है वही इसका कोफिशिएंट होगा। ये पहचानने का तरीका है, वो वैल्यू कुछ भी हो बट सेम होंगे। ठीक, अगर ऐसा है तो ये काम आप करेंगे। ठीक, सो अब हम लोगों को करना है क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर, मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके एमसीक्यूज इंक्लूडेड होगा, एमसीक्यू पे भी बात करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे।